और चलिए इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे। यहां 10 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। फिलहाल सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में आज हम आपको रोहतक लोकसभा सीट की बात करने जा रहे हैं आपके साथ, जो कि बेहद ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि ये सीट पहली बार 1992 के दौरान अस्तित्व में आई थी। और रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है, क्योंकि इस सीट पर 9 बार हुड्डा परिवार ने जीत दर्ज की है। और ऐसे में रोहतक लोकसभा सीट के हर समीकरण पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत रोहतक लोकसभा सीट पर कुल मतदाता, पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या के साथ करेंगे। और इसके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो कुल मतदाता 18,64,000 के करीब है। इसी के साथ पुरुष मतदाता जो है वो तकरीबन 9,86,000 है। महिला मतदाताओं की बात करें तो ये 8,77,000 के करीब है। तो ये कितने मतदाता हैं रोहतक लोकसभा सीट के अंदर में, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 18 कुल है, पुरुष लगभग 10 के करीब है और इसी के साथ महिला मतदाता जो है वो 8 लाख के करीब है, यानी कि 8,77,000। तो ये लोकसभा सीट के कितने मतदाता हैं, कितनी उनकी संख्या है, कितने वोटर्स हैं और कितने वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हम ये आपको बता रहे हैं रोहतक सीट को लेकर के। और आइए अब आपको बताते हैं कि 2019 में हुए रोहतक लोकसभा सीट चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया और कुल कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया है। तो 12,20,571 मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 74% के करीब ये वोटिंग हुई थी। तो अच्छी वोटिंग इसे कही जाती है, कि यानी कि अनभिज्ञ नहीं है, अपने मताधिकार को लेकर के जागरूक है यहाँ के वोटर्स और अपने वोट का बखूबी इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो 2019 लोकसभा सीट में 74% यहाँ से वोटिंग हुई थी, यानी कि कुल 12,20,571 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपनी वोटिंग की थी और अपने तरफ से कौन सी उनकी पार्टी जो है उसके सांसद रहेंगे उसका चुनाव किया था। और इन सब के साथ अब बात करते हैं कि 2019 में रोहतक लोकसभा सीट के नतीजों के बारे में, जहां बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे नंबर पर रहे थे। ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किसने कब कब जीत हासिल की है और किससे हार का सामना करना पड़ा है। तो रोहतक लोकसभा सीट 2019 की बात हम बता रहे हैं। ये अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी की तरफ से थे, इन्होंने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। प्रदीप देसवाल तीसरे नंबर पर रहे, जेजेपी की तरफ से थे और नोटा, यहाँ पर नोटा का भी इस्तेमाल हुआ है। तो 0.25% जो है ये नोटा का इस्तेमाल हुआ था। अरविंद कुमार शर्मा जो है, आपको बता दें कि 2019 में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी और उसी में अरविंद कुमार शर्मा ने रोहतक सीट पर अपना कब्जा जमाया था। और इसी कड़ी में आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा सीट में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो रोहतक लोकसभा सीट में कौन कौन सी विधानसभा सीटें शामिल हैं, ये अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये देखिए ये कौन कौन सी 9 विधानसभा सीटें हैं। तो बलराज कुंडू जो है निर्दलीय उतरे थे महम से, महम पहली सीट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस की तरफ से उतरे थे और 9 विधानसभा सीटें हैं, उसमें भारत भूषण बत्रा रोहतक की तरफ से उतरे थे, कांग्रेस के ही हैं। और इसी के साथ शकुंतला खटक कलानौर एक और विधानसभा सीट है जो कि रोहतक लोकसभा सीट के अंदर में आते हैं। और बहादुरगढ़ कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र सिंह जून और कुलदीप बस बादली से कांग्रेस की तरफ से ये भी उतरे थे चुनावी मैदान में। 9 विधानसभा सीटों
उसका हम आपको यहाँ पर गणित बता रहे हैं। तो गीता बुक्कड़ झज्जर से कांग्रेस की तरफ से उतरी थी और रघुवीर सिंह कादियान बेरी से कांग्रेस की तरफ से, यानी रोहतक लोकसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर दबदबा कांग्रेस का रहा है। लक्ष्मण सिंह बीजेपी की तरफ से, और एक बार फिर से देखिए बलराज कुंडू महम से निर्दलीय उतरे थे। तो 9 में से अगर हम कहें तो 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास और बाकी एक निर्दलीय, एक बीजेपी के खाते में गई। तो रोहतक लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जिसमें 1952 से लेकर के 2019 तक की जानकारी शामिल है। तो चुनावी इतिहास क्या कुछ रहा है। रणवीर सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से 1952 में जो है चुनावी मैदान में उतरे थे और उनका दबदबा रहा था। ये रणवीर सिंह हुड्डा है जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, यानी ये आपको कह दें कि हुड्डा परिवार का गढ़ रोहतक माना जाता है। इन सबके साथ 1967 चौधरी रणधीर सिंह, ये भी कांग्रेस की तरफ से थे और उनका दबदबा रहा। 1971 मुखियार सिंह मलिक भारतीय जनसंघ, और 1977 शेर सिंह जनता पार्टी की तरफ से थे। चुनावी इतिहास ये हम आपको रोहतक लोकसभा सीट का बता रहे हैं। इंद्रवेश स्वामी जनता पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही 1984 हरद्वारी लाल कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की पैठ रही है रोहतक में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, तो हरद्वारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से। और चलिए अब अंत में एक नजर डाल लेते हैं पूरे हरियाणा में जातिगत आंकड़ों पर, जो हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जातीय समीकरण है जो महत्वपूर्ण है जानना हर किसी के लिए। तो जातीय समीकरण में जाट बहुल क्षेत्र है 22.2% के करीब, ब्राह्मण 7.5, अहीर जो है 5.14%, वैश्य 5% के करीब है। और इन सब के साथ वापस से जाट सिख पर अगर हम आ जाए तो 4%, मुस्लिम 3.8 है, राजपूत की बात करें तो वो 4% के करीब है। और चलिए हमारे साथ यहाँ पर हमारी एक संवाददाता है, वो जुड़ी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है वीरेंद्र दुहन, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिया आपके पास यहाँ पर हम आएंगे, क्योंकि रोहतक को अगर देखा जाए, जो हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया, तमाम रिसर्च जो हमारी तरफ से किए गए हैं, इसमें ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, तस्वीर साफ हो जाती है कि पैठ कांग्रेस की रही है। इस बार कैसी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो रोहतक को पहले तो राजनीति का गढ़ कहा जाता है और खासतौर पर कांग्रेस की जो पैठ है यहाँ काफी समय से रही है। और जिस तरह से हुड्डा का गढ़ रोहतक को कहा जाता है, दीपेंद्र हुड्डा काफी बार यहाँ से सांसद रही हैं। अगर रोहतक की बात करें तो हॉट सीट है और रोहतक लोकसभा सीट को लेकर अगर उम्मीदवारों की बात करें तो अभी तक जो उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किए गए हैं। जो रोहतक लोकसभा सीट है इसमें 9 विधानसभाएं आती है और 9 विधानसभा की अगर आप देखिए मैं बात करूं तो 9 विधानसभाओं में जिस तरह से कांग्रेस के एमएलए हैं, पिछले अगर बार की हम बात करें तो चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा था। और अगर इस बार की लोकसभा रोहतक लोकसभा को लेकर हम बात करें तो यदि रोहतक लोकसभा में कांग्रेस तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो आने वाली विधानसभा में काफी फायदा कांग्रेस को हो। यहाँ सांसद रहे हैं काफी बार से और बीजेपी ने भी काफी चेहरे उतारे और हरियाणा की जो राजनीति है उसको खासतौर पर जाट और नॉन जाट की राजनीति कहा जाता है। हरियाणा में हमेशा से ही जाट नॉन जाट की राजनीति होती आई है। और अगर हम रोहतक लोकसभा की बात करें तो अरविंद शर्मा ने पिछली बार चुनाव में जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर यहाँ से लोकसभा सीट पर वो बैठे थे और रोहतक के सांसद है, तो कहीं ना कहीं इस बार टक्कर का मुकाबला है कि जो मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच कांग्रेस और अगर हम बीजेपी की बात करें तो ठीक है रिया,
ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास टक्कर का मुकाबला है, हमारी जिस तरह से संवाददाता बता रही हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी जो है वो 10 की 10 सीटों पे रही और हर कोई यही कह रहा है, चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें, कि मोदी लहर थी, इस वजह से ये जो जीत है वो यहां पर मिली है। रोहतक को अगर हम देख लें, अब तक का इतिहास भी उठा करके देख लें, तो हुड्डा परिवार का एक गढ़ रहा है, वहां से उनको हिला पाना, डिगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इस बार कैसी स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बहुत कुछ बदला है इस बार, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है, फिर वो करनाल पर चले गए हैं, तो ये तमाम जो उठापटक रही है राजनीतिक, इन सब के बीच में रोहतक की तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहतक जो सीट है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कह सकते हैं, उसको कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं जी। ये शुरू से ही ये बिल्कुल बना हुआ है। और जो पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा की हार हुई है, कहीं ना कहीं वोटर के मन में एक पछतावा जरूर है, क्योंकि 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम सिटी के तौर पे यहाँ पर डेवलपमेंट के जो कार्य किए हैं, लोग उनको नहीं भूल पा रहे। हालांकि बीजेपी 10 साल में उनके 10% भी कहीं ना कहीं कोई काम नहीं कर पाई। आज लोगों को दीपेंद्र हुड्डा को हराने का या उनकी हार को लेके एक पछतावा जरूर है, उनके प्रति एक सहानुभूति है। वहीं अरविंद शर्मा इलेक्शन जीत गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, लेकिन मनीष ग्रोवर के साथ उनका 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। पार्टी के अंदर जिस तरीके से उनकी आपस में जो तनातनी रहती है वो बिल्कुल जग जाहिर है। वहीं जेजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि हाईकमान ने ये कहा कि आप रोहतक से जाके इलेक्शन लड़िए, और हमने मना कर दिया, हमने एक बहाना दिया कि 5100 रुपए पेंशन कीजिए तब हम लड़ेंगे, या हम छोड़ देंगे 10 की 10 सीटें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो हाईकमान या संगठन की नजर में रोहतक की सीट लूज करने का कहीं ना कहीं उनको आशंका है, इसीलिए भगदड़ मची हुई है कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को हराना एक चुनौती है। जी जी, आप सहानुभूति की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रिया, फिलहाल रोहतक में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा हावी है, और जो वीरेंद्र जी कह भी रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चली, इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब बीजेपी आई भी तो बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस चीज को कंपेयर करते हुए, इसका कंपैरिजन करते हुए रिया, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अभी फिलहाल कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मन में है कि इन मुद्दों के जरिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी, कोई उम्मीदवार जो है वो हमारे पास आएगा तो हम उसे ही वोट देंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात करें मुद्दों की, तो लगातार जो विपक्ष है जो मुद्दे यहाँ उठाता है, खासतौर पर जो बेरोजगारी है, रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया जाता है कि जो पार्टी रोजगार लेके आएगी, या जो पेंशन की बात कही जाए, जेजेपी और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ था तो जेजेपी ने जैसे बीजेपी के खिलाफ ये वोट मांगी थी, और उसके बाद बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया तो बुढ़ापा जो पेंशन है उसको 5100 करने की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये टीस जरूर है कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो 5100 नहीं हुई पेंशन को लेकर, और जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, लगातार जो कर्मचारी है वो भी इसके समर्थन में है। कर्मचारियों का भी यही कहना है, जो पुरानी पेंशन को लेकर आएगा हम उसका समर्थन करेंगे। और तमाम है, अगर सड़कों की बात करें तो सड़क बनवाने को लेकर जिस तरह लगातार सड़कें बन रही हैं, नई सड़कें बिछ रही हैं रोहतक में, लेकिन साथ ही साथ जो पीछे से है, अगर 3 से 4 दिन की अगर हम बात करें, एक हफ्ते के अंदर वो सड़कें कहीं ना कहीं उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। अमृत योजना की अगर बात करें, जिस तरह से अमृत योजना आई थी, तो जो भाजपा के सांसद है अरविंद शर्मा, उन्होंने खुद 350 करोड़ का जो घोटाला है उसके आरोप पूर्व मंत्री पर ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी, ओपीएस की बात यहाँ पर जो रिया ने कही है, ओपीएस की बात, क्या हिमाचल वाली तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि ओपीएस को कांग्रेस भुनाने में हमेशा से आगे रही है, हर बार अपनी मैनिफेस्टो से लेकर हर चीज में उसको वो जाहिर कर देते हैं कि आते के साथ ही जो है ओपीएस हम लागू कर देंगे। क्या संभवतः यहाँ जो रिया कह रही है कि हाँ ओपीएस जो देगा, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको जो लागू कराएगा, हम उसी को वोट देंगे, क्या संभवतः ये भी हो सकता है? बिल्कुल, ओपीएस जो है प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक खास वर्ग जो है, काफी लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बिल्कुल आंदोलनरत रहते हैं, और कांग्रेस ने शुरू से ही इस ओपीएस का जो आंदोलन चला उसको समर्थन दिया है, और कई राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस को लागू भी किया है, ऑप्शन के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन ओपीएस की उनको लाभ दिया है कर्मचारियों को। तो कर्मचारियों का जो रुख रहेगा, वो जो ओपीएस को लागू करेगा कर्मचारियों वगैरह, उसी की पार्टी की तरफ रहेगा। तो यहाँ कांग्रेस ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में भी
तैयारी कर रखी है। विधानसभा, हालांकि विधानसभा का सिनेरियो अलग रहेगा और लोकसभा का सिनेरियो अलग रहेगा इलेक्शन का, लेकिन कर्मचारी का जो रुख रहेगा वो जो भी ओपीएस की स्कीम को लागू करेगा उन्हीं की तरफ रहेगा। जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं दंगल 2024 हॉट सीट को लेकर के। तो हॉट सीट में आज हम बात रोहतक सीट की कर रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट जिसमें 9 विधानसभा सीटें आती हैं। अब तक जो है दबदबा देखने को मिला है वो है कांग्रेस पार्टी का। आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर के तमाम पार्टियां दमखम दिखा रही हैं रोहतक के अंदर में। चलिए वापस से हम अपनी संवाददाता और अपने मेहमान का यहां रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र दुहन साहब, आप ही के पास आते हैं और आपसे जातीय समीकरण को लेकर के, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं होता है किसी भी चुनाव को जीत पाना। और जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से एक जाटों की राजनीति करती आई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी एक बहुत ही अहम कहे तो पैठ है जाटों के अंदर में। और इसी के साथ अगर मैं बात बीजेपी की कर लूं तो बीजेपी सीधे तौर पे गैर जाट की राजनीति, सीएम अगर हम देखें तो अब तक गैर जाट ही रहे हैं। तो क्या आपको रोहतक में चीजें नजर आ रही हैं इसको लेकर के, जातीय समीकरण की अगर चर्चा करें तो? बिल्कुल, रोहतक जो सीट है वहां पर कंटिन्यू जाट सांसद के तौर पे काफी मेजोरिटी के साथ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर कोई ऐसा टैग है कि वो एक जाट लीडर के तौर पे कांग्रेस के अंदर स्थापित हुए हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उन्होंने रोहतक का जो विकास कार्य करवाए वो किसी जाति के मद्देनजर रखते हुए नहीं करवाए गए यहाँ पर। और इसी का नतीजा है कि बिल्कुल क्लोज फाइट में पिछला जो लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल क्लोज फाइट में वो चुनाव हारे हैं। और ये किसी एक जाति के कारण वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। इसमें सभी जातियों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। और यहाँ तक जब किसी भी पार्टी की जीत संभव तभी है तब उसमें सभी जातियों का सहयोग मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कांग्रेस जो है वो एक जाट राजनीति करती है और नहीं, तो संभवतः फिर कांग्रेस की तरफ से यहाँ कौन उतरेंगे वीरेंद्र जी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा? आप रिपीट करिए आपका सवाल। फिर यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कौन दावेदारी ठोकेंगे? कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहेंगे। उन्हीं के नाम आने, उन्हीं के नाम आने बिल्कुल, इनसे बाहर तो पॉसिबल है नहीं कोई सदस्य आए। जी ठीक है, रिया आपके पास आएंगे। जिस तरह से वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि जाटों की राजनीति कभी भी हुड्डा परिवार की तरफ से उतनी की नहीं गई है, विकास किए हैं उसी पे जो है उन्हें हमेशा से वोट मिलते रहे या उनकी पैठ जो है वो बनती रही है। लेकिन संभवतः 2 बार से अगर ऐसे हम देखें तो हरियाणा के अंदर में कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से कांग्रेस सत्ता से अलग हो गई है। तो इसको कैसे देख रहे हैं और इसके लिए बीजेपी की तरफ से अपने आप को मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो रोहतक के साथ साथ जो रोहतक, झज्जर और सोनीपत जो है जाट बेल्ट माना जाता है। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनको एक जाट नेता के रूप में लोग देखते हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े जाट नेता का चेहरा नहीं माना जाता, वो जाट नेता की राजनीति नहीं, लेकिन जो भूपेंद्र हुड्डा है उनको एक बड़ा लीडर माना जाता है जी। और नॉन जाट हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी पार्टी में बड़ी जो हरियाणा की राजनीति है उसमें उथल पुथल हुई है। जिस तरह से ओबीसी समाज का जो चेहरा है सीएम पद के लिए बनाया गया है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जाट और नॉन जाट की जो राजनीति है हम कह सकते हैं बीजेपी का एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि जाट और नॉन जाट की राजनीति जो हमेशा से होती रही है। और रोहतक लोकसभा की बात करें तो देखिए कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा एक प्रबल दावेदार हैं और जिस तरह से काफी समय वो सांसद भी रहे हैं 3 बार रोहतक लोकसभा से। ठीक है रिया, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत जो है रोहतक को लेकर के करने के लिए। तो रोहतक का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है आने वाले दिनों में, और ये देखना है कि कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा से परे जो है कोई उम्मीदवार नहीं वही उतरेंगे, क्योंकि हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है हमेशा से और वो भरपूर प्यार भी मिला है, जिस तरह से वीरेंद्र जी भी लगातार कह रहे हैं। तो वहीं रिया हमारी संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पे रह करके रोहतक को हमेशा से देख रही है, वहां की राजनीति को समझ रही है। पूरी जानकारी देते हुए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश दंगल 2024 हॉट सीट में इतना ही।